चीज़ें बना ली तो उसने परिवर्तन किया है पृथ्वी पे। आई समझ में? ठीक है गाइस, ये वीडियो अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है मानव भूगोल की परिभाषा और किसके LNC सैंपल के अनुसार। दो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ से भी कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। इम्पोर्टेंट है, कुछ उपक्षेत्र है ना, इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको लास्ट में उपक्षेत्र क्या होते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। ठीक है, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना है। अभी मैंने यहाँ से आपको परिभाषा दे दी है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है मानव भूगोल की परिभाषा जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा या मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये हमें याद करना है। मानव भूगोल मानव और उसके भौतिक पर्यावरण पढ़ लिया था। देखिए ये परिभाषा थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, मतलब अपने हिसाब से आप मानव भूगोल की परिभाषा बना सकते हो, परंतु अगर कोई वैज्ञानिक के बारे में पूछा जाए तो स्पेशली तो वैज्ञानिक ने जैसा बोला है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। मानव भूगोल में मानव और उसके भौतिक वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सही है। इसके अंतर्गत मानव जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक उद्देश्य, मानवीय तथा रीति रिवाज का विश्लेषण किया जाता है। मैंने भी पहले ही बता दिया है आपको कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि उसके अंतर्गत नदी है, प्राकृतिक नदी है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। और सांस्कृतिक उद्देश्य यानी कि लोग अपने अनुसार इनका उपयोग करता है, जैसे कि मंदिर है, कुछ मंदिर है जैसे है ना प्राचीन के समय से हैं, तो उनका क्या करना। और सांस्कृतिक रूप से मान लो अपनी संस्कृति के लिए आप इनका यूज करें, मान लो आपको मंदिर बनाना है, आप क्या कहोगे, लकड़ी लाओगे, पत्थर लाओगे, तो उनका यूज करोगे किसको, मंदिर बनाने में। ठीक है, मानव के अनुसार रीति रिवाज और का विश्लेषण है। ठीक है, यानी प्रकृति में मानव कैसे रह रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है और कैसे रह रहा है, इन चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल या मानव भूगोल की प्रकृति लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है मानव भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार ये परिभाषा कैसी है, मान्य है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी है, परंतु ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिनने इनकी परिभाषा यह मान्य है। मैंने अभी बताया था आपको कौन से वैज्ञानिक थे, LNC सैंपल। गाइस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा या सीधे आपसे क्या पूछेगा कि भाई मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपसे LNC सैंपल। तो LNC सैंपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो LNC सैंपल है ये क्या थे, अमेरिकन भूगोलकर्ता थे। भूगोलकर्ता यानी जान तो एक वैज्ञानिक थे भूगोल के, जिन्होंने यह परिभाषा दी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन से हैं, मैंने बताया था, जलवायु, मृदा, खनिज आदि हो गया। एंड सांस्कृतिक में जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन। ठीक है, जी आ जाएंगे। दो अगर तत्व पूछे आप तो कर लेने से ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट रहेंगी नहीं, ये दोनों परिभाषाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अपने उन पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस, मानव भूगोल के अर्थ को समझाइए। नहीं, आपको ये नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। आपको ये करना है रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। इंपॉर्टेंट है गाइस, टिक लगा लीजिए। जितने वैज्ञानिक हैं, 3 से 4 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये परिभाषा दी थी। इस पार्ट में देख लेना आप, 3 वैज्ञानिक मेरे हिसाब से तो जिन्होंने परिभाषा दी थी। आपको तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार आपको परिभाषा याद करना है, क्योंकि वो किसी के बारे में भी पूछ सकता है। रेड जेल के अनुसार परिभाषा देखिए, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। देखिए सबने बोला वही है, बस सबके बोलने के विचार हैं, शब्द हैं, थोड़े से अलग हो गए हैं, बाकी सबने परिभाषा वैसे ही दी है। मानव भूगोल मानव समाज मानव ही आ जाएंगे, और धरातल यानी धरातल वही है जो इन्होंने भी बोला था। देखिए धरातल यानी पृथ्वी की बात चल रही है, के बीच संबंधों का अध्ययन है। उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, बस थोड़े से शब्द अलग हो जाते हैं, परिभाषा सबकी एक है, वही मतलब है। जैसे कि 2 बच्चे हैं, हर बच्चा अपने अनुसार पढ़ता है। किसी को क्या होता है, किसी को बोल बोल के याद होता है,
किसी को बार बार बोल बोल के याद होता है, किसी को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, किसी को क्या होता है, किसी को देखने से एक बार पढ़ने से याद होता है, और किसी को अकेले सुनने से याद हो जाता है। तो जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं उनको अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। ऐसे इन्होंने भी जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने मानव भूगोल के अपने अनुसार अलग अलग तरह से परिभाषा दी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ठीक है गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए गाइस, इस पार्ट में से 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, तो आप जितने भी इसमें अति वाले क्वेश्चन हैं उनको आप कवर करेंगे पूरी तरह से। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं इनको समझाऊंगा, मैं आपको हर एक शब्द समझा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें भी देखेंगे। देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। तो पहले पढ़ लेते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद का अर्थ है कि मानवीय क्रियाकलाप प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। मानव प्रकृति को एक शक्तिशाली बल मानता था तथा सतत पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता था। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, पर्यावरणीय निश्चयवाद का अर्थ क्या है कि जो मानव के क्रियाकलाप, मानव क्रियाकलाप मतलब जो मानव करता था, पहले की समय चल रही है, आज पहले आधुनिक समय में पहले की बात चल रही है कि पहले जो क्या करते थे लोग, जो आदि मानव थे या पहले ही बहुत ही अशिक्षित लोग रहते थे, तो ये लोग क्या करते थे मेरे प्यारे भाइयों, ये लोग क्या करते थे कि ये जंगलों में रहते थे। तो प्रकृति के द्वारा मतलब जितने भी ये काम करते थे, कोई भी काम में प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। कुछ भी काम करना है ये प्रकृति के अनुसार जो कार्य हो रहा है उसी में, जैसे कि अभी के लोग क्या है प्रकृति में काफ़ी चीज़ों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन पहले के लोग नहीं करते थे। इतने डरे हुए लोग थे कि अगर आसमान में बिजली भी तड़क जाए, बिजली तो बारिश के मौसम में, तब इन लोगों को लगता था कि अरे भगवान तो हमसे क्या हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे हाथ जोड़कर भगवान की भक्ति करने लगते थे। हैं, बिजली तड़क जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये क्या करते थे कि कोई भी प्रकृति के क्या होते हैं, जितने भी इनके काम करते हैं वो प्रकृति द्वारा, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे को ये फल के रूप में उपयोग करते थे जब तक वो पेड़ नष्ट हो जाए। ऐसे नहीं कि ये काट देते थे, ये पेड़ को नहीं काटते थे, है ना, ये लोग पेड़ को नहीं काटते थे। ये क्या करते थे, अधिकांश अपना जो भोजन है वो शिकार से प्राप्त करते थे। और प्राकृतिक संसाधन जैसे इनके लिए पेड़ पौधे हैं, वर्षा जो भी है, हर चीज़ है, जितने भी संसाधन है सब प्रकृति द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एक तुमने सुना होगा दुबई के जो शेख साहब हैं, और वो क्या करते हैं पता, दुबई वाले अपने अनुसार बारिश करवा सकते हैं। जब उन्हें लगेगा कि बारिश करवाने हैं तो वो बारिश करवा सकते हैं। जो गैसें होती हैं, कुछ गैसों को छोड़ देते हैं, उससे बादल बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव प्रकृति के नियमों का क्या करता था, पूरी तरह से पालन करता था। इसमें मानव क्या होता था, डरा हुआ होता था। ठीक है, वो डरा हुआ होता था, और जितने भी क्रियाकलाप थे मानव के, सबका किसका, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उनका नियंत्रण होता था। नियंत्रण जानते हो, यानी उस पर पूरी तरह से नियंत्रित रहते थे। ठीक है, आई समझ में। इसके बाद ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, और एक और आता है नव निश्चयवाद। इसके बाद पढ़ेंगे प्रकृति। देखिए, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बन सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव प्रकृति के नियमों का पालन करता था कि नहीं करता था, तो बिल्कुल आया करता था। आई समझ में। इसके बाद देखना संभववाद क्या है, संभववाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने अच्छी तरह से बता दिया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव प्रकृति के नियमों का पालन करता था, तो बिल्कुल करता था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम संभववाद क्या था। संभववाद वह विचारधारा जिसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ था तथा मनुष्य प्रकृति के प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार लाभ के लिए उपयोग कर सकता था। देखिए, पहले जो पर्यावरणीय निश्चयवाद था गाइस, पर्यावरणीय निश्चयवाद में जी क्या करता था, मानव क्या करता था पर्यावरणीय निश्चयवाद में, कि प्रकृति के नियमों का पालन करता था। लेकिन जो संभववाद है, इसमें क्या है, संभववाद में लोगों की विचारधारा बदल गई, यानी एक सोच बन गई, विचारधारा यानी एक सोच बन गई, जिसके अनुसार मनुष्य ने पर्यावरणीय जिसमें मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ था। यानी कि मानव ने, जैसे अभी वैज्ञानिक नहीं हुए,
उन्होंने कहा अभी के वैज्ञानिक देखो जाए, अभी के वैज्ञानिकों को देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि दुबई में क्या है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने पता है तो साइंटिस्ट अपने अनुसार बारिश करवा लेते हैं। ऐसी अभी जो अभी है प्रेजेंट में संभव बात, अभी प्रेजेंट की बात है, अभी मानव क्या है पर्यावरण में परिवर्तन करने के समर्थ हो गया। जैसे मेरी बात सुनना, पहले जो फसल है वो 4 महीने में आती थी, अब वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी फसलें बना दी हैं, ऐसे बीज बना दिए जो 3 महीने में आ जाते हैं। पहले जो फल वाले ये पेड़ पौधे लगाते तो 6 से 7 से 8 साल में जब पेड़ पौधा अच्छा बड़ा हो जाता पूरी तरह से फल आते थे। अभी कुछ ऐसे फल आ गए हैं कि लगा दो और 1 से 1 साल के अंदर ही वो क्या वरना छोटा सा पौधा होगा और उसमें क्या फल आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो मानव ने क्या कर दिया है, प्रकृति में बहुत से परिवर्तन कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? बहुत से परिवर्तन कर दिए हैं। अब तो ऐसे भी हो गए हैं पता कि जिनको बच्चे भी नहीं होते ना, उनको बच्चे भी करवा देते हैं कृत्रिम रूप से अंडे भी बनवा देते हैं। एक मुर्गी 1 अंडा देती थी, अब उससे 10-10 अंडे लिए जाते हैं कृत्रिम रूप से। तो ये भैया पर्यावरण में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अभी का मानव जानता है कि नहीं, हम पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम हो गए हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए लोग हैं अब उतने प्रकृति को उतना नहीं मानते हैं, बोलते नहीं प्रकृति से कुछ नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधनों से कुछ नहीं होगा, सबसे हम हर एक संसाधन हम खुद पैदा अपने द्वारा बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये होता था संबद्ध भाव। तो याद रखना, यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर उपयोग करता था और उनका पालन करता था प्राकृतिक नियम को। लेकिन संभववाद में लोगों की विचारधारा बदल गई, लोग समझने लगे कि नहीं, हम पर्यावरण में बदलाव करने के लिए कैसे हैं हम पर्यावरण में बदलाव करने के समर्थ यानी कि सक्षम है। इसके बाद संभव विचारधारा को सर्वप्रथम किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको किसने दिया था, तो इसको सर्वप्रथम फारसी के विद्वान थे फेब्बारे ने दिया था। ठीक है, आपको यही रखना है। उनकी पुस्तक का नाम पूछ लेता है, ऑब्जेक्ट में आता है। इन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थी इतिहास की भौगोलिक स्थापना में संभववाद का नाम दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया भी नहीं और आएगा, बढ़िया क्वेश्चन भी है कि अब जो संभववाद विचारधारा है किसने दी थी, तो जिस फारसी विद्वान वैज्ञानिक थे इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बताया कि नहीं, हम क्या है प्रकृति के में प्रकृति के हर संसाधनों में बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे है ना। अब आ गया नवनिश्चयवाद। इन तीनों क्वेश्चनों को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवनिश्चयवाद को पूछ लेता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है कि नवनिश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है, तो रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि नवनिश्चयवाद को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो रुको और जाओ। नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का अर्थ है कि अगर मानव, देखिए अगर मानव प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करे तो मानव जाति प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। देखिए नवनिश्चयवाद में क्या कहा गया, नवनिश्चयवाद में कहा गया क्या भाई, अगर मानव प्रकृति की जो नियम है उनका पालन करेगा तो भाई वो क्या कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। देखिए मेरी बात सुनना, आप समझना, पहले के जो लोग थे जी प्रकृति के नियमों का पालन करते थे, तो भैया इनकी उम्र जानते हो, उम्र यानी ये 100 वर्ष तक भी जी जाते थे। अभी की देख लीजिए, आज से 20 साल पहले ही देख लीजिए, लोग काफ़ी जो हमारे दादा लोग हुआ करते थे वो प्रकृति का नियमों का पालन करते थे। उनका देखना तुम, वो 100 साल जिए हैं। लेकिन अभी जो संभववाद है, अभी कौन सा चल रहा है वर्तमान में क्या है संभववाद। अभी वर्तमान में लोगों की विचारधारा कैसी होगी, संभववाद। वो सोचता नहीं हम विज्ञान पर्यावरण के में परिवर्तन करने में समर्थ हैं। तो अभी के जो लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कैसे केस आ रहे हैं कि लोग 30 साल में अटैक आ गया, कुछ ऐसे मर गए, कुछ वैसे मर गए, ऐसे करके, है ना। अब नवनिश्चयवाद में ये नवनिश्चयवाद जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, नवनिश्चयवाद में उन्होंने बताया कि भैया अगर मानव प्रकृति के नियमों का पालन करेगा, क्या करेगा, पालन करेगा, तो भैया ये क्या कर सकता है, प्रकृति पर मानव जाति प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। कैसे देखिए ना, अगर तुम पेड़ पौधों को नहीं काटो तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वातावरण कैसा होगा, अधिक स्वच्छ होगा भाई, बीमारियां भी काफ़ी कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, और लोग अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। देखिए ना ज़्यादा समय अब क्या है अब क्या लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अभी देखना आपने लोगों ने क्या बना दिया, नेटवर्क 5G 4G 3G, इस कारण से भी इसमें भी लेजर वो निकलती हैं, किरणें निकलती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त हो गए हैं, है ना। तो ये मानव ने प्रकृति पर क्या है संभववाद परिवर्तन कर रहा है, बदलाव कर रहा है, तो उस कारण से ये
हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। अभी हम बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हुआ है निर्वाचन भूगोल तथा दूसरा है सैन्य भूगोल। मैं बताऊंगा निर्वाचन भूगोल क्या होता है और सैन्य भूगोल क्या होता है। आप तो बस एक काम कीजिए, इसको टिक लगा के रखिए। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल क्या है। मैंने आपको बता दिया, मानव भूगोल की परिभाषा देनी है। इसके अंग पूछ लेता है, तो मानव भूगोल के 3 अंग होते हैं। देखिए मानव भूगोल के कौन से अंग होते हैं, परिभाषा आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए मानव भूगोल विषय क्या है, महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत समाज तथा विज्ञान, जिसे सामाजिक तथा वैज्ञानिक संज्ञा दी गई है। 19वीं शताब्दी की में मानव भूगोल का विकास हुआ है। वर्तमान मानव भूगोल का जन्मदाता जर्मनी विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। देखिए याद रखना, वर्तमान में भी जो मानव भूगोल के जन्म दाता है यानी वैज्ञानिक है, उनको क्या है, रेडजेल को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ टिक लगा लेना, यहाँ से ऑब्जेक्ट बन सकता है, बता दिया मैंने। मानव भूगोल के प्रमुख अंग भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, मानव के विभिन्न कार्य एवं सामाजिक तत्वों का अध्ययन और भौतिक वातावरण और मानव के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन। ठीक है, पहले मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या आते हैं, हमारी मृदा, जलवायु, वायु, प्रकाश, है ना, ये सारे हमारे क्या है, भौतिक कारण हैं। मानव के लिए विभिन्न कार्य एवं सामाजिक तत्वों का अध्ययन, यानी मानव जो काम करता है और सामाजिक रूप से जो काम करता है, इनका अध्ययन करना भी क्या कहलाता है। एक दूसरा हो गया इसका किसका, मानव भूगोल का। तीसरा भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। भैया जिस जलवायु है अब भाई अलग, और मानव के परस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। देखो भौतिक कारक में जैसे मान लो मृदा, माटी के अनुसार भी, मृदा के अनुसार मानव क्या है, अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी लोग रहते हैं, वहाँ पर अलग प्रकार से खेती करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच अलग अलग भौतिक कारकों और वातावरण के अनुसार भी इनमें क्या होता है, तो होता है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के छोड़ देना, आपको बता दिया है मैंने, इसको और इम्पोर्टेंट है नहीं है गाइस। इसमें और देखना, मानव एवं पर्यावरण ये संबंध विचारधारा को संक्षेप में लिखिए, है ना। देखिए मानव और पर्यावरण के बीच संबंधित विचारधाराएं वो 3 है, मैंने बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझा चुका हूं मैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद लिख देना, संभववाद लिख देना, नव निश्चयवाद लिख देना। तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ चीज़। आगे बढ़ जाते हैं, छोटे ही क्वेश्चन आएंगे। एक इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में आपसे ये पूछ सकता है कि निश्चयवाद और संभववाद की परिभाषा। इसको देखो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। देखिए हमने पढ़ा था जो नव निश्चयवाद है, हमने क्या पढ़ा था गाइस, निश्चयवाद है। इस विचारधारा में प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के से नियंत्रित क्या करता था। यहाँ हमने बताया था निश्चयवाद में, इसमें जो लोग हुआ करते थे, इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद है, पर्यावरणीय निश्चयवाद है। तो इसमें जो लोग हुआ करते थे, इनमें क्या होता था, कोई भी पर्यावरण में हस्तक्षेप नहीं करते थे ये लोग। इनका जितने भी पर्यावरण के प्रत्येक जो कारक थे, क्रियाकलाप थे, वो पर्यावरण द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। मैंने बताया था तुम्हें। इसमें क्या होता था, इसमें पर्यावरणीय क्रियाकलापों में हस्तक्षेप परिवर्तन यानी परिवर्तन की करने में सक्षम हो गया था मनुष्य। यानी कि संभववाद में मैंने बताया था लोग क्या समझते थे, ऐसी विचारधारा है संभववाद एक ऐसी विचारधारा बन गई थी लोगों की, ये लोग जानते थे नहीं हम पर्यावरण में बदलाव कर सकते हैं और बदलाव करके हमसे लाभ कमा सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा। दूसरा देखना नवनिश्चयवाद में क्या था, इस निश्चय में मनुष्य प्रकृति का दास था। धंधु यानी लोग प्रकृति में कोई भी, जब भी नवनिश्चयवाद में, वो पर्यावरण निश्चयवाद में लोग प्रकृति के नियमों का पालन करता था, अर्थात वह प्रकृति का कैसा था, दास था। मैंने बताया था तुम्हें। और इसमें क्या होता था, मनुष्य प्रकृति को दास नहीं मानता था। मैंने बताया था ये बदलाव लोग जानते थे कि नहीं हम प्रकृति में बदलाव कर सकते हैं, प्रकृति को ये दास नहीं मानता था। यहाँ के लोग बहुत क्या होते, डर जाते थे, बारिश हुई ज़्यादा तो भी डर जाते थे। अभी का लोग डरते हैं, नहीं डरते हैं। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मानव निष्क्रिय कारक था। मानव की एक निष्क्रिय कारक था। ठीक है, मैंने बताया ना कि इस विचारधारा में पर्यावरण निश्चयवाद में मानव कोई भी कारक अपने अनुसार नहीं करता था, यानी निष्क्रिय था। वो कोई भी कार्य नहीं करता था अपने अनुसार। लेकिन इसमें कैसा था, सक्रिय था। मनुष्य प्रकृति के नियमों को अपने अनुसार, अपने काम से, अपने जब जो काम करना है वो अपने अनुसार कर सकता था। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसमें मानव कैसा था, निष्क्रिय। या निष्क्रिय का मतलब होता है कोई भी काम अपने अनुसार नहीं करता था। जो काम चल रहा है प्रकृति के अनुसार वो चलने दो, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। लेकिन इसमें क्या होता था, लोग प्रकृति के अनुसार नहीं चलता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर मानो अपने हिसाब से जो हमें करना है वो करता था। ठीक है, उसके बाद बस 3 से 4 2 नंबर में आएगा तो आपको 3 ही याद करना है, ज़्यादा छोड़ देना और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस।
हाँ, जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है। देख लीजिए, हमने रेड जेल के अनुसार परिभाषा पढ़ ली है, सी सैंपल के अनुसार परिभाषा पढ़ ली है, और एक और अपने को पढ़ना है बिलायड डी लाब्लास के अनुसार ही परिभाषा। मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्प को प्रस्तुत करता है। इस परिभाषा के अनुसार क्या हुआ है कि मानव भूगोल पृथ्वी लिखा है यहाँ पर, मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। देखिए, इसके अनुसार भी आप परिभाषा याद रख लेना। जो वैज्ञानिकों ने जैसे परिभाषा दी है गाइस, आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, वैसे चलेगी भी नहीं। आप जिस वैज्ञानिक ने जैसी परिभाषा दी है आप वैसे ही परिभाषा लिखेंगे, तब आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आप अपने हिसाब से बना के लिखोगे तो ये नहीं चल सकती है। आप मानव भूगोल की परिभाषा अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये पूरा बॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इसके ऊपर पढ़ लोगे ना तो यहीं से पूरे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ, याद करने का बहुत ही बढ़िया सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो पूछेगा वो मानव भूगोल के महत्वपूर्ण क्षेत्र। मानव भूगोल के सबसे पहले हम क्षेत्र पढ़ेंगे। मानव भूगोल के क्षेत्र पहले कौन कौन से? सामाजिक भूगोल, ठीक है, सामाजिक भूगोल एक क्षेत्र हो गया जी। दूसरा नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, ठीक है गाइस। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कौन सा है? आर्थिक भूगोल। तो सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन यही है, यहीं से बना लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखना है अपने फेयर में कि मानव भूगोल के महत्वपूर्ण क्षेत्र, और इनके सबके नाम लिख लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मानव भूगोल के कोई 2 क्षेत्र लिखिए, मानव भूगोल के कोई 4 क्षेत्र लिखिए, या मानव भूगोल के क्षेत्र लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ पहले तो सबसे पहले आप ये याद कर लेना कि मानव भूगोल के कितने क्षेत्र होते हैं गाइस। तो ये आपको मैंने बता दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा और बदलाव हो सकता है कि भाई जो मानव भूगोल है इसके उपक्षेत्र पूछता है वो, कि मानव भूगोल के अंतर्गत आने वाले, मानव भूगोल के अंतर्गत आप सीधे पूछ लेगा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र लिखिए। ये लिखा है उपक्षेत्र, आपसे सीधे पूछ लेगा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र लिखिए, ठीक है। और इससे संबंधित शाखाएं भी हैं, ये शाखाएं किसमें किसका क्या अध्ययन होता है वो भी याद करना है। तो आपको फिर आ जाना है आप सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन आपने लिख लिया है मानव भूगोल के पूरे क्षेत्र। अब आ जाएगा, आपसे पूछेगा सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल क्या है? कि मानव भूगोल है, इसके अंतर्गत इसके उपक्षेत्र के नाम लिखिए। तो ये आएगा पहला व्यवहारिक भूगोल। व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत कौन सी शाखा होती है? मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ भी याद रखने, यहाँ से ऑब्जेक्ट बन सकता है कि भाई मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत कौन से भूगोल के अंतर्गत आता है? उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो व्यवहारवादी भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान का। किसका? या फिर विज्ञान की शाखा है जो मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो व्यवहारिक भूगोल के, यानी कि लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो समाज कल्याण का भूगोल, यानी समाज में कल्याणकारी, यानी कल्याण का मतलब होता है समाज में कुछ अच्छे काम करना, इसका अध्ययन करना, इसके सामाजिक कल्याण भूगोल के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? कल्याण अर्थशास्त्र कहलाता है। अवकाश का भूगोल क्या बोलते हैं? समाजशास्त्र बोलते हैं इस शाखा। सांस्कृतिक भूगोल क्या है? मानव विज्ञान का अध्ययन। लिंग भूगोल इसके अंतर्गत क्या होता है? लिंग भूगोल के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? समाज में महिला तथा पुरुष यानी लिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत इतिहास पढ़ते हैं अपन। और चिकित्सा भूगोल यानी महामारी या विज्ञान का अध्ययन करना। तो आपसे ये पूछ सकता है, देखो क्या पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ मानव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का। ये भी पूछ सकता है आपसे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहारिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। महामारी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चिकित्सा भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक भूगोल के कोई 2 उपक्षेत्र लिखिए, तो आपको इनमें से नाम लिख देना है। अगर आपसे पूछेगा सीधे ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। मैंने बताया कि मानव भूगोल विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यवहारवादी यानी लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो मनोविज्ञान बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा हो जाएगा आपसे, देखिए दूसरा पूछेगा। तीसरा आपने पढ़ा था राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत, तो राजनीतिक भूगोल का भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि राजनीतिक भूगोल है जो मानव भूगोल का क्षेत्र है,
देखिए मानव भूगोल का ये क्या है, मानव भूगोल का एक क्षेत्र है कौन सा, राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत इसकी जो दो उप क्षेत्र कौन सा है, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, है ना। सैन्य भूगोल में आप सैन्य विज्ञान, ठीक है, आई समझ में। तो आप ये याद कर लेना। अगर आपसे सीधा पूछ लिया है कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया तो राजनीतिक विज्ञान का, ठीक है। जनसंख्या भूगोल, जनांगिकी का इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जो जनांगिकी के अंतर्गत अध्ययन किसका अध्ययन करते हैं, तो जनसंख्या भूगोल का करते हैं, ठीक है। ग्रामीण और नगरीय नियोजन, इनके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम, आवास भूगोल का इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से भी आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ टिक लगा लेना। जो आर्थिक भूगोल है इसके अंतर्गत या आर्थिक भूगोल के कोई 2 उपक्षेत्र लिखिए, 4 उपक्षेत्र लिखिए, 5 लिखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आर्थिक भूगोल क्या है, ये मानव भूगोल का एक क्षेत्र है, लेकिन इसके उपक्षेत्र क्या है, जी है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल किसको क्या कहा जाता है, संसाधन अर्थशास्त्र। कृषि भूगोल इसको क्या बोला जाता है, कृषि विज्ञान बोला जाता है। उद्योग भूगोल, जो उपक्षेत्र हैं सारे आप याद रखना, यहाँ से पूछ लेगा।